प्यारे दर्शकों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ऑटिज़्म के बारे में। ऑटिज़्म एक बड़ा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है और आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑटिज़्म एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो एंड इज्म। ऑटो मीन्स सेल्फ और इज्म मीन्स कवरिंग। यानी ऑटिज्म का मतलब हो गया कि वह इंसान जो अपनी कवरिंग के अंदर, अपने खोल के अंदर या अपने में मगन रहता है और लोगों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। यह है बहुत सारे एडल्ट्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते कुछ समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी लाइफ पूरी तरह क्रिपल्ड हो जाती है। उनके ऊपर फोकस किया जाता है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इनके लक्षण क्या होते हैं? पैदा होने के कुछ समय के बाद बच्चे को जैसे आप आवाज़ लगाएंगे तो वह आपकी तरफ आंखें करता है, आई कांटेक्ट करता है। तो ऑटिज्म जो बच्चा होता है उसके अंदर ये आई कांटेक्ट की टेंडेंसी नहीं होती है। आवाज़ लगाएं, वो जिस तरफ देख रहा है उधर ही देखता रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट की फेज़ आती है, 6 महीने के बाद थोड़ा बहुत वो घुटने को बल चलने लगता है, फिर थोड़ा सा खड़ा होने लगता है। वो चीज़ें उसकी डेवलप नहीं होती हैं, उसमें डिले आ जाता है। डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स उसके अंदर आने लगते हैं। फिर 1-1.5 साल के बाद बच्चा बोलना सीखना शुरू करता है, तो इसके अंदर वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वो शब्द नहीं सीखता है, बोलता नहीं है, सोशल इंटरेक्शन वो नहीं करता है। उसको मतलब नहीं है कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है। वो सबसे निर्लेप रहता है। रूटीन इसका फिक्स होता है, सब्जेक्ट इसके फिक्स होते हैं। कोई खिलौना पसंद आ गया तो उसी में ही वो 24 घंटे लगा रहेगा। रात में बिस्तर में लेटेगा तो भी वह उसके पास होना चाहिए। कोई खाना पसंद आ गया तो उसी को ही खाएगा, वही चाहिए उसको। कोई कपड़ा अच्छा लग गया तो रोज़ उसी को पहनना है। इस तरह का बिहेवियर इसके अंदर हो जाता है। पानी के लिए इसको अच्छा लगने लगा तो पानी में घुसा रहेगा। इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बहुत लो होता है। लर्निंग पावर बहुत कम होती है, चीज़ें नहीं सीखता है। एनिमल लाइक टेंडेंसी इसके अंदर होती हैं। इंसानियत के गुण दिखाई नहीं देते, देखने में सिर्फ वो इंसान लगता है लेकिन कर्मों में होता नहीं। रिचुअलिस्टिक इसका बिहेवियर होता है। एक ही तरह का खाना, एक ही तरह के कपड़े, एक ही जगह पर सोना, घर में जो चीज़ें हैं वो एक ही ऑर्डर में होनी चाहिए। फर्नीचर जहाँ है वो वहीं आना चाहिए। अगर जैसा भी बदलाव हो गया तो वह परेशान हो जाता है। चेयर वहाँ से वहाँ कर दी गई तो परेशान हो जाता है। कंटिन्यूअस मोशन ये करता रहता है। हाथ हिला रहा है तो हाथ हिलता रहेगा, अपने पैसे से कर रहा है तो ऐसे करता रहेगा। वो लगातार इसी एक ही मोशन में रहता है। अगर इसको कोई सीरियल पसंद आ गया या म्यूज़िक पसंद आ गया तो म्यूज़िक या सीरियल या टीवी 24 घंटे चलना चाहिए। मोबाइल में कोई गेम इसके हत्थे चढ़ गया तो उसको लगातार चलाकर उसको घिस डालेगा। इसको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है। जो काम कर रहा है बस इसको टोको मत। अगर उसको ज़रा सा भी मना कर दिया तो ये आपे से बाहर। अपने आप को
नुकसान पहुंचा देता है, अपने आप को चोट मार लेगा, अपनी आँख में कोई नुकीली चीज़ लेगा, आँख में घुसा लेगा, अपने सर को दीवार में देकर मारेगा, ज़मीन पर लोटपोट हो जाएगा। उसको परवाह नहीं कि चोट लगेगी, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कुछ उसको मतलब नहीं। उसको जो करना है करना है। उसके मसल्स के अंदर टोन नहीं होती है, इसलिए वह चलने में इनकेपेबल होता है। अगर थोड़ा बहुत चलता भी है तो वह पैर की उंगलियों के बल चलेगा, एड़ी उठाकर चलेगा, और अजीब तरह की उसकी मूवमेंट होती है। मसल कंट्रोल इसका बहुत वीक होता है, चलते चलते गिर जाएगा, चेयर पर उसको पकड़ कर बैठाएं तो साइड में लुढ़क जाएगा। बिल्कुल टोन इसके मसल्स के अंदर नहीं होती है। अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स, नॉर्मल से हटकर इसकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अचानक गुस्से में आ जाना, चिल्ला पड़ना, चीज़ें फेंक देना, इस तरह के बिहेवियर इसके अंदर होते हैं। इसकी कोई सही कारण का पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाया जाता है कि जीन्स में म्यूटेशन होने से ये चीज़ होती है। कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन बच्चे के अंदर या पेरेंट्स के अंदर है तो वो भी एक कारण हो जाता है। सिफिलिटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस इस चीज़ के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। वैक्सीन्स भी इसके लिए एक मेजर कॉज माना जाता है। साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशंस के ऊपर काम किया है और ये पाया है कि वैक्सीन्स बहुत हार्मफुल हैं, लेकिन फिर भी सबको ज़बरदस्ती वैक्सीन्स पिलाई जा रही है, और पिलाई जा रही है तो खामियाबी तो वही भुगतेंगे लगाने वाले, जिनको लगी है। लगाने वाले तो नहीं भुगतेंगे। वैक्सीन्स जब ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं तो वहाँ से जो हेल्दी हार्मोन्स निकलते हैं उनको कम कर देती है। गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरह के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है, और उसके कारण मूड, बिहेवियर और डेवलपमेंटल एनोमैलिटी होती है। पेरेंट्स के अंदर अगर ऑटिज्म के सिम्टम मौजूद हैं तो बच्चे में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चा जब मदर के गर्भ में होता है तो माता से वो पोषण के अलावा माता के थॉट्स को भी कैच करता है। हर एक्टिविटी जो उसके आसपास हो रही है उसका उसको पता रहता है। मदर्स की फीलिंग्स वह तुरंत कैच करता है। अगर मदर सैड है तो वह भी अपने आप को सैड फील करेगा। मदर डिप्रेस है तो वह गर्भस्थ शिशु भी अपने आप को डिप्रेस फील करेगा। अगर मदर के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है तो बच्चे के अंदर भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाएगी। अगर मदर उस समय बहुत ही सीवियर डिप्रेसिव थॉट से गुजर रही है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई, उसके मन में यह कि लोग बहुत ख़राब हैं, दुनिया बहुत ख़राब है, रिश्तेदार ख़राब हैं, तो वो फीलिंग्स में बच्चा कैच कर लेता है और उसका माइंड ऑटिज्म को डेवलप कर देता है। नियोनेटल एस्फेक्सिया, यानी बच्चे जब पेट में है तो तभी उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन जानी बंद हो गई। कभी कभी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाल होती है, वो गले में अटक जाती है, तो उससे ब्रेन को ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्रेन डैमेज हो जाता है, उससे दिक्कत आती है। कोई इंट्रायूट्राइन इंजरी अगर हो जाए, मदर को इंजरी हो जाए यूट्रस के रीजन में, तो वो भी अफेक्ट करती है। बहुत सारी
मेडिसिन, ड्रग्स बच्चों को अफेक्ट करती हैं। नारकोटिक्स अगर मदर ले रही है तो वो भी एक कारण बन सकता है। ऑटिस्ट पर्सन जो होते हैं वह सोशलाइजेशन में उनको दिक्कत होती है, उनको कोई मतलब नहीं होता। तो मित्रों, ये थे ऑटिज्म के कुछ सिम्टम्स जो सीवियर ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। और इसके सिम्टम्स एक बार होने के बाद लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथिक से तो ये रिवर्स हो जाते हैं। बड़े लोगों में भी ऑटिज्म के सिम्टम मिलते हैं, लेकिन वो अपना रूटीन नॉर्मली चलाते रहते हैं। उनके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं? कोई भी सोशल गैदरिंग है उसमें अपने आप को वो फिट नहीं पाते हैं। कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, वहाँ वो अवॉइड करेंगे जाना, और चले भी गए तो वहाँ बिल्कुल अकेले चुपचाप खड़े रहेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी इंटरेक्शन करेंगे। आई कांटेक्ट नहीं करते हैं ये लोग। व्यवहार उनका बड़ा रूड, ब्लंट दिखाई पड़ता है, और दूसरे लोगों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब किसी को कुछ भी बोल देंगे, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी परवाह नहीं करेंगे। दूसरे लोग कैसा फील करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको जो कहना है, जो करना है। ये ऑटिस्टिक बिहेवियर होता है, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिजीज इसको कहते हैं। अगर उससे पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पाएगा। कुछ रूटीन ये लोग पकड़ लेते हैं और उसी में ही लगे रहते हैं वो। कुछ लोगों को अपने काम का मेनिया हो जाता है, बस काम की परवाह। सुबह उठे, तैयार हुए, निकल गए, रात में आ रहे हैं 11 बजे 12 बजे। घर में क्या हो रहा है, कोई बीमार है रिश्तेदार में, घर में कोई खुशी का माहौल है, बच्चे का बर्थडे है, उन्हें कोई मतलब नहीं। शराबी, ये भी तो ऑटिस्टिक होते हैं, उनको अपनी शराब चाहिए, बाकी किसी से कोई परवाह नहीं। सोशल रूल्स को ये समझते नहीं हैं, उनको फॉलो नहीं करते। हम कहीं जाएं तो उनसे बातचीत करना, किस तरह बात करना है, इनको मतलब नहीं है। घर में कोई आ गया, मेहमान आ गया, इनको कोई मतलब नहीं। और भी बहुत सारे सोशल रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते। अगर कोई इनके बहुत पास आने की कोशिश करता है तो अपसेट हो जाते हैं। कोई इनको छू दे, इनके कपड़े छू दे, तो इनको लगे कि मेरा इसने हाथ क्यों लगा दिया, उसके साथ झगड़ पड़ते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाना। रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही चीज़ को बार 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 बार। दूसरों को वो ऑड लगेगा, लेकिन इनके लिए तो कॉमन चीज़ होगी। बहुत सारे लोग हुए हैं एडल्ट जो ऑटिस्टिक पाए गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। तो ऑटिज्म भी बड़ी चीज़ें एकम्प्लिश करने में हेल्प करता है। कुछ नाम मैं दे रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन उसमें से एक हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, लेकिन उनका ऑटिज्म सिस्टम ये थे कि वह लोगों से बात नहीं करते थे, और एक ही चीज़ के लिए, अपनी खोज के लिए, अपनी रिसर्च के लिए उनके अंदर पागलपन था। तो इसलिए उनको ऑटिस्टिक पर्सनालिटी माना गया। अब डैरिल हेंच एक्ट्रेस हुई हैं,
वो भी ऑटिस्टिक हैं। एंथोनी हॉपकिंस एक्टर हैं। इनके सिम्टम ये थे कि उनकी जो थिंकिंग थी वो मुश्किल थी उनके लिए सोचना, लोगों से इंटरेक्ट करना, और फ्रेंडशिप वो नहीं करते थे। लोगों को उनका देखने का नज़रिया बिल्कुल अजीब था, यूनिक पर्सपेक्टिव से वो लोगों को देखते थे। टिम बर्टन डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर, बहुत फेमस डायरेक्टर थे, और इनका जो सिम्टम है वो था कि अपने काम में इतना डूब जाते थे, आसपास क्या हो रहा है, कोई इनको बुला रहा है, उससे वो पूरी तरह अनजान हो जाते थे। हैरी कैवेंडिश ये राइटर थे। चार्ल्स डार्विन फेमस बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, इनका सिम्टम था कि अपने काम के ऊपर हद से ज़्यादा फोकस इनका रहता था। एमिली डिकिंसन पोएट थी ये, और इनकी खूबी ये थी कि इनकी एक ही तरह की, एक ही पैटर्न की ड्रेस पहनती थी। मौसम कुछ भी हो वही ड्रेस इनकी रहती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता था। बिल गेट्स ही इज आल्सो ऑटिस्टिक। उनकी एक रॉकिंग मोशन है, चेयर पे बैठे हैं तो झूलते रहेंगे। इसके अलावा आई कांटेक्ट वो अवॉइड करते हैं, और स्पीच उनकी मोनोटोनस है, स्पीच में उतार चढ़ाव नहीं है, सबके साथ एक ही टोन में बात करना। यह है बिल गेट्स का। माइकल एंजेलो बहुत फेमस चित्रकार हुए हैं। उनके साथ भी सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती थी, किसी और से वो बात नहीं करते थे, अपने काम में डूबे रहते थे, और अपने इमोशंस को, अपने थॉट को वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अगर कोई सैड इमोशन माइंड में आ गया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आंसू बहाकर रोते रहते हैं। सर आइजैक न्यूटन दूसरे लोगों से वो अपने आप को आइसोलेट करके रखते थे, और सोशल गैदरिंग में या सोशल इंटरेक्शन में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको खराब लगता था। टेस्ला साइंटिस्ट हुए हैं, उनको जो था नंबर 3 से ऑब्सेशन था। गाड़ी चाहिए तो 3 नंबर की चाहिए, हर चीज़ उनको 3 नंबर वाली थी, उसी के प्रति वो हमेशा ऑब्सेस रहते थे। एमिली डिक्सन एडल्ट से बात नहीं करती थी, अभी जो मैंने बताया है, और खाली वो बच्चों से इंटरेक्शन करती थी। एक सर्जन थे, वो हर चीज़ को लिख कर ही बताते थे। खाना चाहिए, कागज़ पर लिख दिया, वो उनके अटेंडेंट आकर देखते थे कि साहब ने क्या लिखा है, क्या चाहिए, तो वो उनके अंदर ट्रेट्स थे जो उनको ऑटिस्ट बनाते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए अगर कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री मिल रही है या लग रहा है कि वैक्सीनेशन कॉज है इसका, तो उसको एंटीडोट करेंगे। उसके लिए थूजा, मैलेंड्रिनम, साइलिसिया देंगे। डीपीटी एमएमआर वैक्सीन है तो उसको भी एंटीडोट करेंगे। बर्नेट साहब ने वैक्सीनोसिस के बारे में बहुत कुछ कहा है, और उन्होंने कहा कि अगर उसके अंदर वैक्सीन का पॉइजन मौजूद है तो कितना भी आप वेल सिलेक्टेड मेडिसिन दे दें, वह काम नहीं करेगी जब तक उस वैक्सीन को एंटीडोट नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि उस केस में थूजा से स्टार्ट करें। अगर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलिनम या बैसिलिनम से स्टार्ट करेंगे। सिफिलिज्म की हिस्ट्री रहे तो उसके लिए सिफिलिनम स्टार्ट करेंगे।
निमोनिया की हिस्ट्री है तो न्यूमोकॉक्सिन से, अगर रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो स्ट्रेप्टोकोक्कस से उसको एंटीडोट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आगे आने वाले समय में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी क्योर में, और पहले उन ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना जरूरी है। हमारी सेना तभी आगे जा पाएगी जब रास्ते के बैरियर्स को हटा दिया जाएगा। अगर बैरियर लगे पड़े हैं, दीवार है बीच में, तो हमारे सिपाही उस तरफ नहीं जा पाएंगे और दुश्मनों के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिम्टम्स या कोई डिजीज विरासत में मिली है, पेरेंट्स के अंदर ऑटिज्म है और बच्चों में भी वो आ गया, तो उस केस में कार्सिनोसिस। अगर बाप शराबी था, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर था, तोड़फोड़ करता था और बच्चे के अंदर भी वो सिम्टम है, उसके लिए सिफिलिना। रिपीटेटिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर प्रोमिनेंट है तो उसके लिए सिफिलिना और ट्यूबरकुलिनम, इस तरह की डीप एक्टिंग मेडिसिन दी जाएगी। बेरेटा कार्ब मोस्टली यूज की जाती है। बेरेटा कार्ब में डिलेड लर्निंग, सीखता नहीं है, ईडियट होता है और बहुत शाई होता है। कोई भी नया आदमी अजनबी घर में आया तो वह कोने में छिप जाता है या अपना मुंह छिपा लेता है, उस केस में बेरेटा कार्ब। ग्रेफाइट्स का बच्चा भी दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझता है। उसने कोई गड़बड़ कर दी और पेरेंट्स डांट रहे हैं तो वह हंसेगा। तो इस केस में इस सिम्टम पर ग्रेफाइट्स दी जा सकती है। अगर हर समय रोता रहता है तो कैमोमिला। कैमोमिला कोई चीज़ मांगेगा और मांगते ही उसको अगर जरा सी भी देर हो गई तो रो रो के घर को सर पर उठा लेगा और उसको जब देंगे तो फेंक देगा, फिर से नई चीज़ की फरमाइश करेगा। इस तरह का होता है, बस रोता ही जाता है। उसको देखकर मन करता है कि इसको पता नहीं क्या कर दें, इसको बहुत पीटते हैं। अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है, घर से बाहर, और सब लोग तैयार हो रहे हैं, उसका मन नहीं है तो वो घर में आग लगा देगा। ऐसी इसकी पर्सनालिटी होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो कैमोमिला दी जाएगी। हायोसैमस के सिम्टम्स में ऐसा लगता है कि किसी शैतान ने उसके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया और वह उससे काम करा रहा है। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। लगता है कि अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, दूसरों को मारता है, दांत पीसता है हमेशा। दांत पीसने का सिम्टम सीना के अंदर भी है, लेकिन सीना खाली रात में या सोने के दौरान ही दांत पीसता है। हायोसैमस हर समय दिन में भी दांत पीसता है। अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज करना, रूड बहुत ज़्यादा होता है, मारना पीटना, पेरेंट्स को पीट देता है, वो भाई है उसको मार देगा, बहन है उसको उसकी पिटाई कर देगा, और वल्गर होता है। ये अशोभनीय बातें करता है, ऐसी बातें करता है कि सुनने वाले को शर्म आ जाए। अपने कपड़े उतार देता है, दूसरे कपड़े उतारने की कोशिश कर देता है। बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का इसके अंदर मेनिया होता है, पागलपन। और मसल्स की ट्विचिंग होती है। इसके अंदर ग्रेट हाइलरिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा कभी कभी खुश हो गया, हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है, वो भी इसके अंदर सिम्टम होते हैं। तो वहाँ हायोसैमस। एगारिकस के सभी माइलस्टोन डिले होते हैं। आई कांटेक्ट डिले हुआ तो थोड़ा बहुत कर लिया, बोलना देर से सीखना,
चलना देर से सीखना। कलर ब्लाइंडनेस भी इसमें होती है। फियरलेसनेस, इसके अंदर डर नहीं होता। चाकू उठा लिया, उम्र के हिसाब से वो उतना नहीं है, लेकिन चाकू उठा लेगा और उससे ऐसी एक्टिविटी करेगा, दूसरे देखने वाले डर जाएंगे कि भैया का अपना हाथ ना कटवा ले। चाकू को उल्टी साइड से पकड़ लेगा। छोटी सी दीवार है, उस पर वो दौड़ता हुआ चला जाएगा। इस तरह से एक फियरलेसनेस की इसके अंदर टेंडेंसी होती है। गाने गाता रहेगा, आप उससे कोई बात करें तो आंसर नहीं देगा। चिल्लाएगा, स्पीच इसकी इनकोहेरेंट होगी, वो क्या बोल रहा है समझ नहीं आएगा, या इलॉजिकल हो जाएगी। आप पूछ कुछ हो रहे हैं या बात कुछ और टॉपिक पर करनी चाहिए, वो कुछ और बोल रहा है। चलने के समय लंबे लंबे स्टेप लेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस का जो सेंस है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है। छोटी सी चीज़ रखी है, उसके ऊपर लंबी जंप लगाएगा। छोटा सा कपड़ा किसी के नीचे पड़ा है, रुमाल पड़ा है, तो लंबी जंप लगाकर उस साइड जाने की कोशिश करेगा, उसे लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ पड़ी। सेल्फ इंजरी कर लेता है और नर्वस एक्साइटमेंट इसके अंदर होता है। बेलाडोना में मेनिया के सिम्टम के साथ साथ बाल उखाड़ने की इच्छा होती है। अपने बाल उखाड़ देगा, दूसरे के बाल उखाड़ देगा, वहाँ बेलाडोना काम करेगा। वायरेट्रम एल्बम, ये भी बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है और माइंड के ऊपर इसका बहुत अच्छा वर्क है। ये अपना गन भी खाता रहता है, अपने स्टूल खा लेगा, अपने यूरिन में हाथ लगा उसको चाट लेगा, और बस पागलों की स्टूपिड मैनर में बैठा रहता है। ये एक चीज़ को लगातार देखे जा रहा है, सामने दीवार के ऊपर एक पॉइंट को देखे जा रहा है, किसी भी चीज़ को नोटिस नहीं करता है। कोई रूम में आ रहा है, कुछ हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। कभी कभी ये घर से निकल जाएगा और गायब हो जाएगा, फिर आएगा नहीं, उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। चीज़ों को काट देगा, फेंक देगा, कपड़े काट देगा। टैरेंटुला, मूड उसका एकदम से अल्टरनेट हो जाएगा। अभी ठीक ठाक बैठा है, तुरंत गुस्से में आया, चीज़ें फेंक दी, तोड़ फोड़ कर दी, किसी को मार दिया, और बहुत ज़्यादा बेचैन। और अगर वो खड़ा है तो झूलता रहेगा, झूलता रहेगा, झूमता रहेगा, झूमता रहेगा। बैठे बैठे भी रॉकिंग मूवमेंट वो करता रहेगा। म्यूजिक कहीं चल गया तो लगातार डांस। 20 घंटे म्यूजिक चला दीजिए, मैं 20 घंटे लगातार डांस करता रहेगा। फॉक्सी नेचर इसकी होती है, अनग्रेटफुल, और सन की विम्सिकल नेचर इसकी होती है। साइलिसिया के अंदर या तो नोकीली चीज़ों से, पिन से उसको डर लगेगा, अगर कहीं 10 फीट की दूरी पर भी उसको कील दिख गई तो उस रूम में ही नहीं जाएगा, या उनके प्रति ऑब्सेसिव हो जाएगा। जहाँ भी कील मिली, जहाँ भी पिन मिली, उसको इकट्ठा कर लिया, उनको काउंट करता रहेगा। नई कील मिली और उसके उसमें ऐड हो गई तो इसकी काउंटिंग बढ़ जाती है, जितने भी है बार बार करता रहता है काउंटिंग, और काउंटिंग करते करते बीच में भूल जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती है, यानी पिन से ये रिलेट करता रहता है। मरकरी, पेंडुलम लाइक नेचर होता है, या बैरोमीटर इसको कहें। गर्म मौसम है उससे भी अफेक्टेड, ठंडा मौसम है उससे भी अफेक्टेड। ब्रेन पूरी तरह डैमेज, और इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है कि एक्सेसिव सैलिवेशन इन नाइट, रात के समय लार आना, पसीना काफ़ी आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उस सिम्टम पर मरकरी दे सकते हैं। अगर सर में पसीना दिन रात, बाल हमेशा गीले रहते हैं,
तो वहाँ कैल्क्रियाकार और साइलिसिया, इनमें से कोई एक मेडिसिन दी जा सकती है। पिट्यूटरी भी दी जाती है, चूँकि पिट्यूटरी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। तो इंटरकरेंटली पिट्यूटरी भी मेडिसिन हाइपोटेंसी में एक डोज दी जा सकती है। अगर ज़्यादा सिम्टम स्लीपलेस के हैं तो मेलाटोनिन दिया जा सकता है। स्लीपलेस में साइप्रिपिडिनम, पैसिफ्लोरा, पाल्स्टिला, सीपिया ये भी दी जा सकती है। अगर मदर की कोई हिस्ट्री मिल रही है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके अंदर कोई डिप्रेसिव थॉट्स की फीलिंग रही है, तो उन सिम्टम को लेकर मेडिसिन सेलेक्ट की जाए और बच्चे को दी जाए तो वह भी मिराकुलसली काम करेगी। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान ये फीलिंग है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, या रियली में उसको टॉर्चर कर रहे हैं, परिवार में और लोगों का बिहेवियर उसके प्रति नकारात्मक है, उसको ताने देना, परेशान करना, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फ्रूट की डिजायर इसके अंदर होती है और इंडिफरेंट होता है और दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, जिसके कारण से उसको नींद नहीं आती है। ये सिम्टम कॉफिया में भी है, लेकिन कॉफिया में एक एक्यूट सिम्टम है, यानी कोई अचानक खुशी की खबर आ गई तो उसके कारण से होता है। लेकिन अगर क्रोनिक ही हो जाता है तो फिर उसके लिए और मेडिसिन, चाइना और मेडिसिन सेलेक्ट की जाएंगी। लेडी का नेचर ऐसा है कि वह जो उससे सुपीरियर लेवल के हैं या बड़े हैं उनके प्रति तो बिल्कुल विनम्र हाथ जोड़कर रहेगी, लेकिन जो उससे लोअर लेवल के हैं तो उनके ऊपर रोब जमाना, तानाशाही और उनको परेशान करना। ऑफिस में बॉस अगर है तो जो उनका सीईओ है उनके तो पैरों में पड़ा रहेगा, लेकिन जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं वह उनको जीना दूभर कर देता है। अगर इस तरह की लेडी की नेचर मिल रही है तो वहाँ लाइकोपोडियम बच्चे को काम करेगी। मार्कसोल की लेडी रेबेलियस नेचर की होती है, दूसरों के अधिकार के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ झगड़ जाएगी, लेकिन उन दिनों में उसको लगता है कि मुझे सफरिंग बहुत हो रही है, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। एग्रेसिव नेचर उसका होता है तो वहाँ मार्कसोल काम करेगी। पल्स्टिला हर समय दुखी रहना, रोते रहना, उसको लगता है कि मेरी केयर नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड मेरी केयर नहीं कर रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे ठीक से खाने के लिए नहीं ला कर देता, मुझे नेगलेक्टेड कर रहे हैं, परिवार के लोग नेगलेक्टेड कर रही हैं, हस्बैंड नेगलेक्ट कर रहा है। इस तरह के सिम्टम अगर लेडीज़ के अंदर थे उस समय तो वहाँ पल्स्टिला बच्चे को दी जाएगी, वो काम करेगी। उसके अंदर इंडिफरेंस की भावना आ गई, अपने घर के लोगों के प्रति प्यार नहीं रहा, उनसे इंडिफरेंट हो गई, पति से मतलब नहीं है, बच्चे से मतलब नहीं है, सास ससुर से मतलब नहीं है, वो अपने ही काम में मस्त है, अपने काम में मगन है, तो वहाँ सीपिया। और मैट वहाँ दी जाएगी अगर उसके अंदर सुसाइडल थाउट मिलते हैं, अपने जीवन से इतना परेशान हो चुकी होती है कि बस अब तो ख़त्म कर दो, लेकिन फिर बच्चे का ख्याल आता है इसलिए वो अपने आप को रोक लेती है। उसके अंदर एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, जीवन बेकार है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो वहाँ इस सिम्टम पर ऑरोमेट काम करेगा। ऑरोमेट ब्रेन को ताकत देता है, थॉट को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑरोमेट बहुत बड़ी और बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, उसको भी याद रखना चाहिए। तो मित्रों ये थी मेन मेडिसिन, और इसमें
मेरा अपना मानना है कि मेडिसिन्स हाई पावर में ही दी जाती हैं और रिजल्ट आने में समय लगता है। अब कोई सोचे कि मेडिसिन दे दी हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, और कुछ लोग यही गड़बड़ कर जाते हैं कि तो वो लो पोटेंसी की मेडिसिन यूज करते हैं और फिर वो जल्दी से ये सोचते हैं कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है। मेडिसिन देने के बाद ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आएंगे। भले उसके मेन प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन और चेंजेस आएंगे, तो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ में इसको ट्रीटमेंट करना होता है, और एक फेथ और एक फर्म बिलीफ के साथ में आप ट्रीटमेंट करेंगे, इस समस्या को आप बहुत अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे